Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start with OSPI of medicine. First of all, we are going to cover the unobserved station. तो सबसे पहले हमारे पास ये एक इंसुलिन की पिक्चर है। इंसुलिन जो है वो हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन और ये इसके अंदर हमारे पास कौन सी इंसुलिन है? इसके अंदर हमारे पास एनपीएच इंसुलिन है। अब इन्होंने बोला हुआ है कि इसकी जो हमने बतानी है डिफरेंट चीजें, उसमें क्या है। उसके अंदर एक तो हमारे पास आईवी यूज इसलिए की जाती है, पीक एक्शन कब होता है अगर ये सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर करें, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। इंसुलिन को वैसे तो सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं, लेकिन अगर आईवी रूट से लगाना हो तो वो किन कंडीशन में होगा? वो इमरजेंसी कंडीशन में होगा, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का सिंगल ट्रीटमेंट जो है वो आईवी इंसुलिन है, सिंगल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। बाकी सिस्टमिक तो होते ही है, मतलब सिम्प्टोमेटिक तो होते ही है। हाइपरकैलेमिया में भी हमने इंसुलिन लगाने ताकि जो है वो पोटेशियम सेल के अंदर जाए। इसके अलावा हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा जो होता है उसके अंदर भी हमने जो है आईवी इंसुलिन देनी है। इसके अलावा डायबिटीज है और उस बंदे की हम सर्जरी करने लगे तब भी हमने आईवी इंसुलिन को शिफ्ट करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन था सबक्यूटेनियसली अगर हम लगाएं तो पीक टाइम क्या होता है? पीक टाइम इसका होता है 2 से 4 आवर्स। और इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स के अंदर कोई भी ड्रग हो तो उसका साइड इफेक्ट एक तो ये होता है हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, अर्टिकेरिया रैश। अब इंसुलिन है, सबक्यूटेनियस लगाने से स्लोली अब्जॉर्ब होती है, उससे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आईवी लगाएंगे डोज ऊपर नीचे हो गई तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा जहाँ पे इंजेक्शन साइट है, जैसे सबक्यूटेनियस रोज लगा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ तो फैट हाइपरट्रॉफी होगी या फिर फैट एट्रोफी हो जाएगी। अब हम इसके अलावा इसी स्टेशन के साथ हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग के अंदर हमारे पास लिस्प्रो आती है और एस्पार्ट आती है। लिस्प्रो और एस्पार्ट, लिस्प्रो ह्यूमलॉग के नाम से आती है और एस्पार्ट नोवालॉग के नाम से आती है। इसके अलावा इंसुलिन ग्लूलिसिन आती है जो कि अपेडा के नाम से आती है। इसको भी मैं एक सेकंड लिख लूं फिर करते हैं। अब बात करते हैं हम इंसुलिन की। इंसुलिन के अंदर हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जिसके अंदर इंसुलिन लिस्प्रो जो कि ह्यूमलॉग है, इंसुलिन एस्पार्ट जो कि नोवालॉग के नाम से आती है, इंसुलिन ग्लूलिसिन जो कि अपेडा के नाम से आती है। इनके यूजेस क्या हैं? ये जस्ट बिफोर या आफ्टर मील, मतलब फौरन लेनी होती है और इसके फौरन बाद खाना खाना है, ताकि जो है जैसे ही खाने के बाद शुगर बढ़े तो वो इंसुलिन के साथ जो है ना कवर अप हो जाए। इसका टाइम ऑफ ऑनसेट 10 से 30 मिनट्स होता है। पीक टाइम जो है मतलब जब इसकी पीक आती है वो 30 मिनट से 3 आवर तक आती है और ड्यूरेशन इसका 3 से 5 आवर तक एक्टिव रहता है। इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया है, वेट गेन है, लोकल इंजेक्शन साइट रिएक्शन है, सेम वैसे ही है तकरीबन। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन आती है जिसके अंदर ह्यूमुलिन और नोवोलिन आती है। ह्यूमुलिन और नोवोलिन जो है, ह्यूमुलिन आर और नोवोलिन आर ये रेगुलर है। उसके अलावा ह्यूमुलिन एन और नोवोलिन एन ये जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है, इनके अंदर एनपीएच होता है। ह्यूमुलिन आर जो है ना वो हमारे पास मील टाइम इंसुलिन है। इसको हम ज्यादातर जो है, लेकिन समटाइम इसको हॉस्पिटल में यूज किया जा सकता है, जैसे डीकेए के अंदर, हाइपरकैलेमिया के अंदर, जो कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। 30 से 60 मिनट तक इसका ऑनसेट होता है, 2 से 5 आवर तक इसकी पीक रहती है और 8 घंटे तक इसका मैक्सिमम इफेक्ट रहता है। इसका हायर रिस्क है ये हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ये लगा ली, खाना नहीं खाया, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, वेट गेन, इंजेक्शन साइट पेन। इसके अलावा हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आती है। इंटरमीडिएट में भी ह्यूमुलिन एन और नोवोलिन एन। अब ये देखना है हमने लिखते हुए कि शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग के आर लिखा हुआ है या एन लिखा हुआ है। ये बेसल इंसुलिन के तौर पर यूज होती है। इसको हम कंबाइन करते हैं शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के साथ। इसका ऑनसेट जो है 1 to 2 आवर के दरमियान में आता है, 4 to 12 आवर के दरमियान में जो है इसका पीक टाइम आता है और 18 घंटे तक, मतलब आधे दिन से ज्यादा, 1.5 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। इसका भी इफेक्ट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया, स्पेशली नाइट पे, मतलब ज्यादा देर सोते रह गए, कुछ नहीं खाया, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, वेट गेन, पॉसिबल एलर्जिक रिएक्शंस। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंदर हमारे पास इंसुलिन ग्लार्जीन आ जाती है। इंसुलिन ग्लार्जीन जो कि लेंटस और टूजो के नाम से आती है, इंसुलिन डाटामिर जो कि लेवामिर के नाम से आती है। ये बेजल कवरेज देती है। इंसुलिन का हमें एक बेजल लेवल जो है वो मेंटेन करना होता है और एक जो है हमें मील टाइम के ऊपर एक्शन चाहिए होता है इंसुलिन का, ताकि हमारे पास जो है हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स जो है वो ना हो। इसके बाद हमारे पास जो है ना इसका एक्शन जो है ऑनसेट 1 से 2 आवर, और ये पीक लेस होती है, मतलब ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन जैसे बनाई थी ना, ये बेस लेवल एक मेंटेन करेगी इंसुलिन का बॉडी में। उसके बाद हमारे पास इसका इफेक्ट पूरे दिन तक रहता है, मोस्टली या 20 आवर्स तक रहता है। इसका साइड इफेक्ट जो है हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन ये ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराती क्योंकि ये एक न्यूट्रल लेवल पर रहती है, वेट गेन, इंजेक्शन साइड लाइपोडिस्ट्रोफी। इसके बाद हमारे पास अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंदर हमारे पास इंसुलिन डिग्लोटेक आती है जो कि ट्रिसिबा के नाम से आती है। इसके बाद हमारे पास बेसल इंसुलिन जो है, ये बेसल इंसुलिन वेरी स्टेबल है, लॉन्ग एक्शन होता है और ये वो लोग जो मतलब कभी नाइट ड्यूटी कभी डे ड्यूटी इस तरह से एक्शन कर रहे हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल डोजिंग के साथ अवेलेबल है। इसका भी पीक नहीं होता, फ्लैट एक्शन होता है, 1 से 2 आवर में ऑनसेट होता है और 42 आवर यानी तकरीबन 2 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। और इसका लो सबसे ज्यादा कम रिस्क जो है बेसल इंसुलिन इसका है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती और वेट गेन इसका साइड इफेक्ट है। इसके बाद हमारे पास आती है प्रीमिक्स्ड इंसुलिन। प्रीमिक्स्ड इंसुलिन जो है उसके अंदर हम कंबाइन करते हैं, मतलब एनपीएच को रेगुलर के साथ कंबाइन करते हैं 70-30, 70-25 की रेशो में, या फिर एनपीएच को रैपिड एक्टिंग के साथ कंबाइन करते हैं 70-30 की रेशो में। इससे हमारे पास बेसल कवर भी आता है, बोलस कवर भी आता है जो मील के साथ पेशेंट को चाहिए होता है, और इसमें हमारे पास पेशेंट को फ्यूअर इंजेक्शन लगते हैं। अगर सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देंगे ना उसमें दिन के 3 इंजेक्शन लगेंगे मील के साथ। अगर हम इसके साथ मिला के देंगे एनपीएच के साथ तो फिर जो है वो एक सुबह एक शाम 2 इंजेक्शन लगेंगे इस तरह से। अब ये इनका ऑनसेट डिपेंड करेगा कि कौन सा कितना कॉम्बिनेशन मिला के हमने दिया है। ये ड्यूअल पीक आएगी इसकी
और हमारे पास ड्यूरेशन टोटल 18 आवर तक ये इसका इफेक्ट होगा। इसके अंदर भी हाइपोग्लाइसीमिया इफेक्ट है। मील टाइमिंग के साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कम है, मतलब मील टाइम के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा इसको, और वेट गेन है। अब कॉमन साइड इफेक्ट मतलब किसी भी इंसुलिन, इसके अलावा एक और भी है, एक न्यूअर इंसुलिन आई है जिसका नाम है इंसुलिन इकोडेक। इकोडेक इसका ब्रांड नेम है। ये भी ट्रायल फेज के अंदर है। ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है और ये वंस वीकली इंजेक्शन होता है। ये यूरोप के अंदर अप्रूव हो चुकी है, अब वीकली के नाम से आ रही है ये यूरोप के अंदर। मैकेनिज्म इसका क्या है कि ये एल्ब्यूमिन को बाइंड कर जाती है और फिर स्लोली रिलीज करती है, और फ्लैट और प्रोलॉन्ग ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट होता है इसका ऑनसेट फ्यू आवर्स तक होता है। पीक इसकी जो है वो स्टडी होती है और 7 डेज तक इसका इफेक्ट रहता है। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के डाटा के अंदर, दोनों तरह की डायबिटीज के अंदर यूज हो रही है। इससे इंजेक्शन बर्डन जो है वो बहुत 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 कम हो रहा है। 365 से 52 पर ईयर पे आ रहा है। मतलब जहां हर दिन एक इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, वहां से हर हफ्ते का सिर्फ एक इंजेक्शन यानी 52 पे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसके ट्रीटमेंट सेटिस्फेक्शन, हाई ट्रीटमेंट सेटिस्फेक्शन है ट्रायल्स के अंदर। अब ट्रायल्स के बाद ये आएगी। इसका भी साइड इफेक्ट वही है, हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन। इंसुलिन साइड रिएक्शन इसलिए कम हो गया क्योंकि हमारे पास इंजेक्शन के नंबर ही कम हो गए, तो इंजेक्शन साइड रिएक्शन जो है वो कम हो जाएंगे। अब ये कि वीकली इंसुलिन का क्या फायदा, वीकली इंसुलिन क्यों चाहिए हमें? वीकली इंसुलिन फ्यूअर इंजेक्शन है, एडहेरेंस बेहतर हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज के अंदर डेली इंजेक्शन एक बहुत ही अजीब और जालमाना काम लगता है, इसकी वजह से हम जो है वो वीकली इंसुलिन की तरफ जा रहे हैं। ड्रॉबैक क्या है कि अगर एक डोज मिस हो गई तो हाइपरग्लाइसीमिया जो है ज्यादा होगा, हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क जो है वो ज्यादा रहेगा डेली इंसुलिन की तरफ बजाय। डेली में तो हमने डेली इंजेक्शन लगाना है, लेकिन अगर वीकली मिस हुआ, मतलब एक हफ्ते हमने इंजेक्शन लगाना भूल गए, तो पूरा हफ्ता जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा। फिर उसके बाद जब हम लगाएंगे फिर उसका इफेक्ट जो है वो हैम्पर होगा। कॉमन साइड इफेक्ट्स हमारे पास इंसुलिन के, जो हम सारी इंसुलिन के अंदर लिख सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ये हमारे पास डोजिंग, एक्सेस डोजेज या मिस्ड मील के साथ एसोसिएटेड है मोस्टली। वेट गेन, ये हमारे पास इंप्रूव ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। लाइपोडिस्ट्रोफी, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम जो है वो साइड चेंज करते रहें। और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, ये हमारे पास रेयर है मॉडर्न इंसुलिन के साथ। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, आईवी इंसुलिन जब यूज करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, तो वो सेल के पोटेशियम को, ब्लड के पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होता है। अब हमारे पास की टेकअवेज जो है वो ये है कि रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो मील टाइम के साथ हमें इन्हें कंट्रोल करना है। इंटरमीडिएट, लॉन्ग और अल्ट्रा लॉन्ग है वो प्रोवाइड करते हैं हमें बेसल इंसुलिन, और प्री मिक्स जो है वो कन्वीनियंस है लेकिन फ्लेक्सिबल काम है। इसके बाद हम अगला सेशन अगर करें तो वो हमारे पास एक पेशेंट जो कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के साथ आया हुआ है। एबनॉर्मलिटी क्या है? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है। अंडरलाइन डायग्नोसिस क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस। कैसे है? ये ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसके अंदर हमारे पास मसल जो है वो फटीग्ड हो जाते हैं। ऑटोइम्यून जैसे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके बाइंड कर जाएंगी और एसिटाइलकोलिन को निकलने नहीं देंगी। एसिटाइलकोलिन के निकोटीनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएंगे और एसिटाइलकोलिन निकलने नहीं देंगी। तो इसकी वजह से हमारे पास मसल्स जो है वो वीकनेस होगी, और मसल्स वीकनेस होगी जिसकी वजह से आई मसल के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो शॉर्ट मसल होते हैं, जिसकी वजह से आईलिड की ड्रूपिंग होती है। इसके लिए हम टेस्ट डायग्नोस्टिक क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसके लिए एड्रोफोनियम या टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं। मेडिकेशन क्या कर सकते हैं हम, या ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, मतलब ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर पे जाके ये लग रही हैं, तो हम इसके इनहिबिटर दे देंगे जिससे मसल फंक्शन जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग प्रेडनिसोलोन, साइक्लोस्पोरिन, माइकोफिनोलेट, आइज़ोथायोप्रिन। इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन है प्लाज्माफेरेसिस या आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन। चौथा ऑप्शन सर्जरी का है। पांचवा ऑप्शन फिजिकल एक्टिविटी और इंस्पायरेटरी मसल थेरेपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेशन नंबर 7। अब इस स्क्रीन को अगर हम जूम करें तो ये साइड पे ना हमारे पास ये हमारे पास लिपिड डिपॉजिट्स हैं। ये लिपिड डिपॉजिट हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो के फाइंडिंग क्या है, व्हाट इज द फाइंडिंग, व्हाट विल यू एडवाइस एंड नेम 3 एसोसिएटेड डिजीजेस। ये डिपॉजिट्स को हम कहेंगे ज़ेंथोमास। इसके लिए हमें लिपिड प्रोफाइल करानी है। ये डायबिटीज के अंदर हो सकते हैं, फैमिलियल हाइपरलिपिडेमियास के अंदर हो सकते हैं और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हो सकते हैं। ज़ेंथेलाज्मा या ज़ेंथोमास बनते क्यों हैं? ज़ेंथेलाज्मा जो है वो हमारे पास सॉफ्ट येलोइश फैट के फ्लैट प्लेट्स होते हैं जो कि अराउंड आइलेट बनते हैं। ज़ेंथोमास येलोइश कोलेस्ट्रॉल रिच डिपॉजिट होते हैं जो कि स्किन, टेंडन, अदर सॉफ्ट टिश्यूज या नोड्यूल्स के अंदर बनते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास लिपिड यानी कि मेनली कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह जो हैं वो अक्यूमुलेट कर जाते हैं डर्मल मैक्रोफेजेस में, जिसकी वजह से हमारे पास लिपिड लेवल अगर क्रॉनिकली एलिवेटेड है या लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड है तो लिपिड लेडेड मैक्रोफेजेस फॉर्म सेल्स बनाएंगे जो डर्मिस, टेंडन वगैरह के अंदर येलोइश लीजन के फॉर्म में हो जाएंगे अक्यूमुलेट। इसको हम ज़ेंथेलाज्मा वगैरह कहेंगे। कौन सी कंडीशंस के अंदर ये हो सकते हैं? ये हमारे पास जो है हमारे पास ये डिफरेंट कंडीशन के अंदर हो सकते हैं, लाइक हाइपरलिपिडेमियास के अंदर ये हो सकते हैं टाइप 1, टाइप 2, 3, टाइप 2A, 2B, 3 और 1 या 4 के अंदर। टाइप 2A के अंदर फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमियास होते हैं, टाइप 2 के अंदर फेमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडेमियास होते हैं, टाइप 3 के अंदर ये पामर या ट्यूबरस ज़ेंथोमास बनेंगे डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से, और टाइप 1 या 4 के अंदर ये हाइपर काइलोमाइक्रोन्स ज़्यादा होने की वजह से इरप्टिव ज़ेंथोमास बनेंगे। सेकेंडरी कॉजेज के अंदर अगर हम बात करें तो सेकेंडरी कॉजेज में हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज यानी प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, यहाँ पे डिफरेंट मेडिकेशन लाइक साइक्लोस्पोरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रोटीएज इनहिबिटर्स,
इनके अंदर बनेंगे। डिफरेंट टाइप्स की अगर हम बात करें तो ज़ेंथेलास्मा पैल्पेब्रम जो आईलिड पे बनते हैं, ज़ेंथेलास्म ट्यूबरस जो कि एल्बोज या नीज पे फर्म नोड्यूल्स बनते हैं, टेंडनस जो कि एक्चुअली टेंडन या एक्सटेंडर टेंडन्स के ऊपर बनेंगे, इरप्टिस जो कि रेड हेलो रखेंगे और बटक्स एक्सटेंसर सर्विसेज पे बनेंगे, हाइग्लिसराइड की वजह से प्लेन जो कि पामर क्रीजेस पे बनेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेशन है ये डिजीज दिखाई हुई है, इसके अंदर हमारे पास ये आई दिखाई हुई है जिसमें ड्रूपिंग हुई है, एक आई ओपन है एक आई क्लोज है। इसको जब हमने ओपन किया है तो इसका जो आई बॉल है वो लेटरली रोटेटेड है। लेटरली रोटेटेड होने का मतलब इसकी थर्ड नर्व जो है वो इफेक्टिव है। थर्ड नर्व की पैल्सी हो गई है इसको कौन सी साइड पे, राइट साइड पे। राइट साइड की थर्ड नर्व पैल्सी है। ड्रूपिंग ऑफ आइलिड क्यों है, ड्रूपिंग ऑफ आइलिड इसलिए क्योंकि थर्ड नर्व जो है वो लिवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरस जो इसको ऊपर खुला रखता है उसको भी सप्लाई करती है। इसके अलावा इन कंडीशंस में हो सकता है डायबिटीज में, वैस्कुलाइटिस में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, यानी कि ऑटोइम्यून कंडीशंस के अंदर जो है ये इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा एनेरिज्म ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एसएलई, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, वैस्कुलाइटिस वगैरह के अंदर ये हो सकती है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो स्टेशन है कि इन्होंने दिया हुआ है ये दो एरियाज इन्होंने दिखाए हैं जिनके अंदर हमारे पास ब्लैकिश सा है। अब हमने डायग्नोसिस क्या है, ये सेरेब्रल इन्फाक्शन है यानी कि इस्कीमिक स्ट्रोक है मोस्टली क्योंकि ये हाइपोडेंस एरिया है। व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट, अगर ये रिकॉग्नाइज पहले 3 आवर में आ गया तो हम इसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर करा देंगे ताकि इसका जो क्लॉट जिसकी वजह से स्कीमिया हुआ है वो डिसॉल्व हो जाए, इसका स्कीमिया रिवर्स हो जाए। अब सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस क्या है कि इसको दोबारा अटैक ना हो उसके लिए हमें इसको एस्पिरिन चलानी पड़ेगी, गुड बीपी और डायबिटिक कंट्रोल, लिपिड लोअरिंग एजेंट देने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें इंडापामाइड और क्रिंडोप्रिल यानी कि इनालाप्रिल क्रिंडोप्रिल ये किसी ड्रग्स के नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहे वो देंगे। इससे हमारे पास पेशेंट जो है वो इंप्रूव कर जाए। स्ट्रोक इस्कीमिक वर्सेस हेमरेजिक का अगर हम करें कंपैरिजन डेफिनेशन में, इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास ब्लॉकेड की वजह से कॉज होता है और इसके अंदर हमारे पास जब ब्लॉक होगी तो ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो ब्रेन टिश्यू जो है वो उसके अंदर इस्कीमिया आएगा। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो रप्चर ऑफ ब्लड वेसल की वजह से होता है, ब्रेन टिश्यू के अंदर ब्लीडिंग होगी और सराउंडिंग स्पेस के अंदर जो है वो हिमाटोमा कलेक्ट हो जाएगा। कॉजेज के अंदर इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस आती है, कार्डियो एम्बोलिक फिनोमेना आता है, स्मॉल वेसल्स के अंदर इन्फार्क्ट्स आते हैं। जी कोई भी इन्फार्क्ट डिसलॉज होगा ब्रेन में जाएगा जाके वहाँ पे अटक जाएगा तो वो हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक होगा। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो हाइपरटेंशन, सेरेब्रल एन्यूरिज्म के रप्चर की वजह से हो सकता है, एवी मैलफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, मतलब चोट लगी या ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ, कोई वेसल जो है वो दिमाग की फटेगी और उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा। ऑनसेट की अगर हम बात करें तो इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो हमारे पास सडन ऑनसेट होता है और आवर से मिनट से आवर्स के अंदर जो है इसके सिम्टम्स इवॉल्व हो जाते हैं और ये मोस्टली जो है वो जो बंदा सोया हुआ होता है मतलब सुबह सुबह उठने पे होता है मोस्टली। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो एक्टिविटी के दौरान होता है, ऑफन ड्यूरिंग एक्सर्शन सॉरी। इसके साथ हेडेक, वॉमिटिंग और डिक्रीज कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आएंगे लाइक स्पीच डिफिकल्टी, वीकनेस और ब्लड विजन वगैरह। इस्कीमिक स्ट्रोक के अगर हम बात करें तो पेनलेस होता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, हेमीप्रेसिस और एफेजिया आएगा और हेडेक लेस कॉमन। हेमरेजिक के अंदर हेडेक बहुत शदीद होगा और अगर इसकी एक टाइप है सबएरेक्नॉइड हेमरेज वो है तब तो बहुत ही शदीद वर्स्ट हेडेक होगा लाइफ का। वॉमिटिंग, सीजर्स, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस आएगा और इसके साथ आईसीपी जो है वो रेज होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इमेजिंग की, इमेजिंग पे जब हम देखेंगे तो इस्कीमिक स्ट्रोक पहले 24 आवर के अंदर इस्कीमिक स्ट्रोक की जो इमेजिंग है वो नॉर्मल भी आ सकती है लेकिन उसके बाद जो है एमआरआई जो है डिटेक्ट करता है अर्ली इस्कीमिया को। हेमरेजिक में हमारे पास हाइपरटेंस या ब्राइट रेड, अगर इमीडिएट हमें फौरन आ गया बंदा इमरजेंसी तो हाइपरटेंस यानी ब्राइट रेड आएगा। ये मैं पिक्चर्स में दिखाती हूँ। एमआरआई के अंदर एमआरआई से भी सबएक्यूट या क्रॉनिक ब्लीडिंग डिटेक्ट हो सकती है। इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर फौरी ट्रीटमेंट हमने आईवी थ्रोम्बोलिसिस टीपीए दे देना है। अगर वो 4.5 घंटे के अंदर आया है उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, एंटीप्लेटलेट देंगे, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और एंटीकोएगुलेशन देंगे ताकि कार्डियो एम्बोलिक फिनोमेना है तो एंटीकोएगुलेशन देंगे। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर हमने बीपी को कंट्रोल करना है, बीपी की वजह से मोस्टली स्ट्रोक होता है तो बीपी को कंट्रोल करना है। एंटीकोएगुलेशन को रिवर्स करना है अगर कोएगुलेशन का कोई इफेक्ट आ रहा है तो। न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन में जो भी ब्लड आ गया है उसको हमने इवैक्यूएट करना है। इसके अंदर जो भी एनोरिज्म रप्चर हुआ था ना उसको क्लिप करना है सिलेक्टेड पेशेंट के अंदर या उसकी कॉइलिंग करनी है। सपोर्टिव के अंदर आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मैनेज करना है, सीजर की प्रोफाइलैक्सिस देनी है अगर सीजर फिट्स हो रहे हैं तो। इस्कीमिक स्ट्रोक की प्रोग्नोसिस जो है वो लोअर होती है, उसकी अच्छी होती है, मतलब मोर्टेलिटी उसमें कम होती है हेमरेजिक की निस्बत, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का रिस्क होता है। हेमरेजिक के अंदर अर्ली मोर्टेलिटी हो जाती है लेकिन सर्वाइवर जो है उनकी बेटर रिकवरी होती है देन इस्कीमिक स्ट्रोक। इसकी निमोनिक पे जाएं तो इस्कीमिक में इनफ्लो ब्लॉक हुआ, हेमरेजिक के अंदर हेमरेज हुआ। इस्कीमिक में क्लॉट, कोल्ड ब्रेन मतलब ब्लड फ्लो नहीं गया, कोई ब्लड फ्लो नहीं है। हेमरेजिक के अंदर हेमरेज हुआ, हॉट ब्रेन यानी ब्लीडिंग, हाई प्रेशर, हेडेक वगैरह होगा। ओके, क्यूट प्रेजेंटेशन के अंदर जब हम इस्कीमिक स्ट्रोक को देखेंगे ना तब हमें कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन जब जो है वो टाइम पास हो जाएगा ना तब हमारे पास इस तरह से एरिया नजर आएगा जो कि ब्रेन के टिश्यू से हाइपरडेंस होगा यानी उससे भी ज्यादा ब्लैक होगा। और हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर शुरू में जो है वो व्हाइटिश नजर आएगा, मतलब हाइपरडेंस नजर आएगा अगर एक्यूट ब्लड है। और क्रॉनिक ब्लड है तो ये ब्लैकिश मतलब ब्रेन के टिश्यू जैसा भी नजर आ सकता है और उससे डल भी नजर आ सकता है। तो हम एमआरआई पे जाएंगे और फिर आगे डायग्नोसिस होगा। स्टेशन नंबर 10 है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास ये है कि एक 18-year-old बॉय एडमिटेड हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ सोशल इनहिबिशन और बिहेवियर, एकेडमिक डिक्लाइन, साइकेट्रिक इलनेस की वजह से आया है। वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड कंपल्सिव एक्ट जो है उनको उसको हो रहे थे। अब 4 डीडीज बताने हैं। अब उन्होंने बताया कि इसको डिप्रेशन है, मूड का डिप्रेशन है तो एक डायग्नोसिस हो गया डिप्रेशन।
ओसीडी विद डिप्रेशन। एक डायग्नोसिस हमारे पास हो गया कंपल्सिव एक्ट्स उन्होंने बताए हैं क्वेश्चन में, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर शिज़ोफ्रेनिया या एडोलेसेंट क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अब व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्योंकि उन्होंने बताया कंपल्सिव एक्ट्स कर रहा है वो, और जब तक वो काम कर नहीं लेता, वो परफेक्शनिस्ट है, अपने थॉट को डिस्ट्रेस नहीं कर सकता, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि बंदा जब तक वो काम करना ले उसको सुकून नहीं मिलता, वो बार बार एक ही काम करी जा रहा होता है। और इसकी हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, क्लोमिप्रामीन, फ्लॉक्सीटीन, फ्लोवॉक्सामीन, सिटेलोप्राम या वेनिलाफैक्सीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, उन्होंने बताया कि 3 एबनॉर्मलिटीज बताएं इस सीसीडी के अंदर क्या हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा डायग्नोसिस क्या है, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है। अब इसके अंदर ये V1, V2, V3, इनके अंदर हमारे पास ऐसे आना चाहिए था QRS कम्प्लेक्स, QRS कम्प्लेक्स ऐसे आना चाहिए था, खाली Q वेव आई जा रही है V1, V2 और V3 के अंदर, V4 के अंदर जो है वो खाली Q वेव्स आ रही हैं, फिर साथ में T वेव जो है, T वेव भी इन्वर्ट हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ST एलिवेशन है V3 से V6 के अंदर। ST एलिवेशन ये यहाँ पे हमारे पास दिख रही है कि V3 से V6 के अंदर हमारे पास ST एलिवेशन हो रही है। ये डायग्नोसिस क्या है, क्यूर MI। और उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, ऑक्सीजन देंगे, डिस्प्रिन देंगे, एनाल्जेसिया देंगे, थ्रोम्बोलाइज करेंगे, TPA देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गई ह्यूमिलिन आर। फिर से ह्यूमिलिन आर का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये रेगुलर इंसुलिन है। ये हमारे पास कब कब देते हैं, 2 इंडिकेशन डीके, हाइपरक्लीमिया, हॉन्क, हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिकोमा, डायबिटीज और सर्जरी के अंदर। ये 2 से 4 आवर के अंदर अपनी पीक अचीव करती है। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, लिपिड साइड डिस्ट्रोफी और हाइपोग्लाइसीमिया इसका साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट हमारे पास एक नीडल दिखाई हुई है। ये नीडल हमारे पास कौन सी है, ये स्पाइनल लंबर पंक्चर की नीडल है। 6 इंडिकेशन बतानी है इसकी, लंबर पंक्चर क्यों करते हैं, लंबर पंक्चर कोई भी इंफेक्शन हो, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन वगैरह इसके अंदर करते हैं। दूसरी बात, हमने कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज को डायग्नोस करना हो, जैसे जीबी सिंड्रोम या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा जो है CSF, स्पाइनल CSF का प्रेशर अगर मैया द प्रेजेंस ऑफ CSF इन स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब CSF है कि नहीं है ये देखने के लिए कर सकते हैं। एनेस्थीसिया या मेडिकेशन देने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाई CSF में इंजेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। और रेयर केस में लंबर पंक्चर जो है वो थेराप्यूटिक यूज होता है, जिसके अंदर हम CSF बाहर निकालेंगे ताकि इंट्रासेरेब्रल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो। इन्होंने बोला नॉर्मल प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल प्रोटीन कंटेंट होता है स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेशन नंबर 3। 34-ईयर-ओल्ड गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से अफेक्ट है। उनको लीथियम थेरेपी दी गई है। लीथियम थेरेपी के बाद उनको लगता है कि उनकी पल्स स्लो हो गई है, वॉइस हॉर्स हो गई है और इंटॉलरेंस टू कोल्ड है। अब क्या मसला हुआ है, ये जो चीज़ें हैं, स्लो पल्स, वॉइस हॉर्स और जो है हमारे पास इंटॉलरेंस टू कोल्ड, ये चीज़ें हमारे पास बता रही हैं कि इसको हाइपोथायराइडिज्म हुई है। लीथियम ड्रग से हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, और भी ड्रग्स जिनसे हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, इनको हम कवर करेंगे। फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल साइंस क्या हैं इसके, या क्लिनिकल साइंस क्या हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इसको हाइपोथायराइडिज्म है कि नहीं है। एक्शंस और स्पीच स्लो हो गई है पेशेंट की, इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, एपैथी है, मेमोरी कम हो गई है। फिजिकल साइंस के अंदर फेस पे नॉन पिटिंग एडिमा है, रिसीडिंग हेयर लाइन, डीप कोर्स वॉइस, ड्राई रफ स्किन, हेयर और स्लो पल्स, डिलेड टेंडन रिफ्लेक्सेस, ये हाइपोथायराइडिज्म के साइंस हैं। अब हम देखते हैं कि मजीद क्या चीज़ें हैं, हम कौन सी ड्रग्स हैं जो हाइपो कर सकती हैं, कौन सी ड्रग जो है वो हाइपर कर सकती हैं। वो ड्रग्स जो हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर सकते हैं उनके अंदर नंबर 1 पे अमाइडरॉन है। अमाइडरॉन हाइपो हाइपर दोनों कर सकती है। लीथियम है, इंटरफेरॉन अल्फा है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर हैं, थायोनामाइड्स हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, डोपामीन और सोमैटोस्टेटिन एनालॉग हैं। अमाइडरॉन जो है इनके अंदर हाई आयोडीन कंटेंट की वजह से हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है और हाइपर भी हो सकता है। लीथियम जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर यूज होती है, इसलिए थायराइड हार्मोन की रिलीज को हैम्पर करती है, इसकी वजह से हाइपोथायराइड कर सकती है। लेकिन अगर प्री फॉर्म्ड थायराइडाइटिस करा दे और प्री फॉर्म्ड थायराइड हार्मोन जो कि पहले ही थायराइड हार्मोन स्टोर होते हैं थायराइड ग्लैंड में, उनको रिलीज करा दे तो ये हाइपर भी कर सकती है। इंटरफेरॉन अल्फा ये ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस कराते हैं। अब ये ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस अगर हाशिमोटो में जाएगा तो हाइपो हो जाएगा, और अगर ये ग्रेस में जाएगा तो ये हाइपर हो जाएगा। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ये डैमेज करते हैं थायराइड सेल को और हाइपोथायराइडिज्म कॉज कराते हैं। थायोनामाइड्स ये हम हाइपर की ट्रीटमेंट में देते हैं, मेथिमाजोल और प्रोपाइथायोसिस। अगर ओवर ट्रीट कर देंगे हाइपर को तो फिर वो हाइपो हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह ये जो ड्रग्स हैं ये सप्रेस करते हैं TSH के रिलीज को, ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म कॉज कराते हैं। इसके बाद हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि हाइपर थायराइड कॉज कराती हैं, जिनके अंदर हमारे पास अमाइडरॉन है। अमाइडरॉन 2 तरह से हाइपर थायराइड कॉज कराती है। टाइप 1 थायरोटॉक्सिकोसिस कर देती है, वो उन पेशेंट में जिनमें ग्रेव्स डिजीज लेटेंट हो या नोडुलर गोइटर हो, या फिर डिस्ट्रक्टिव थायराइडाइटिस करके ये प्री फॉर्म हार्मोन्स को रिलीज कराती है। इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस कराते हैं, ग्रेव्स डिजीज। आयोडीन एक्सेसिव दे देंगे तब भी हमारे पास जो है बॉर्डरलाइन पेशेंट के अंदर जॉर्ज बेस 2 फिनोमेना की वजह से हाइपर आयोडीन ओवरलोड होगा और हाइपरथायराइड हो जाएगा। लीथियम जो है वो थायराइडाइटिस कॉज करेगी और प्री फॉर्म्ड हार्मोन रिलीज करेगी, ट्रांजिएंट हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा इससे। तो अमाइडरॉन, लीथियम, इंटरफेरॉन अल्फा ये क्लासिक कल्प्रिट है जो कि हाइपो हाइपर दोनों करा सकते हैं कॉज। अब अगर हाइपो की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, हाइपर में एक्सेसिव है जैसे कि नाम से पता चलता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन ये हाइपो के क्लासिकल सिम्टम्स हैं। और वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, पाल्पिटेशन, डायरिया ये हमारे पास हाइपर के
जो हैं वो क्लासिकल सिम्टम्स हैं। TSH लेवल अगर इंक्रीज है, फ्री T4 कम है तो ये हाइपो है, TSH लेवल अगर कम है, फ्री T4 ज़्यादा है तो ये हाइपर है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लीवोथायरॉक्सिन एंड थायरॉक्सिन देंगे और एंटीथायराइड ड्रग देंगे हम हाइपर की ट्रीटमेंट में, जो प्रोपाइलथायरोसिल और मेथिमेजोल थे। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास एक ड्रग दी हुई है हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन ये हमने सबसे पहले तो इसका नेम आइडेंटिफाई करना है कि क्या नेम है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन की। इन डिजीज में देते हैं, बहुत सारी डिजीज में देते हैं, एनाफिलैक्टिक शॉक, एक्यूट एस्मा, IBD वगैरह के अंदर। और उसके अलावा हम जो है इसके साइड इफेक्ट की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसको हम सही से एक्सप्लेन करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली बाय इन फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स से। लेकिन अगर हम जो है इनको सिंथेटिकली प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह के नाम इनके हैं, प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक एक्शन रखते हैं, फ्लूरोकॉर्टिसोन ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक एक्शन रखते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन वो है जिसके अंदर दोनों एक्शन होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे जाके जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन, इम्यून एक्टिविटी सप्रेस होती है और अल्टर होता है मेटाबॉलिज्म। अब कौन सी डिजीज के अंदर ये यूज होते हैं? सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बहुत सारी डिजीजेस के अंदर यूज होते हैं, जिनके अंदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे एड्रेनल इनसफिशिएंसी, एडिसन डिजीज के अंदर रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, STH को सप्रेस करने के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज या इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर ये हमारे पास इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, वेस्कुलाइटिस, IBD, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एलर्जिक या एस्मेटिक कंडीशन के अंदर, स्वेयर जो अटैक होता है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर यूज होते हैं हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और वैसे मेंटेनेंस के लिए भी यूज होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलैक्सिस, स्किन एलर्जी, एलर्जिक रिनाइटिस, एस्मा वगैरह की मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और जगह हैं जहाँ पे यूज होते हैं, जैसे हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास, मल्टीपल माइलोमास, ITP। ट्रांसप्लांट मेडिसिन के अंदर हमने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होता है क्योंकि हमने 22 ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचने के लिए स्टेरॉइड यूज होते हैं। न्यूरोलॉजिकल और इंट्राक्रैनियल कंडीशंस के अंदर हमारे पास लाइक सेरेब्रल एडिमा को कम करने के लिए होते हैं। डर्मेटोलॉजिकल के अंदर सोरियासिस, एक्जिमा, लाइकन प्लैनस, पैम्फिकस वल्गैरिस, सिस्टेमिक एंड टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज होते हैं। डिफरेंट अदर यूज डिजीजेस जैसे कोविड-19 में स्वेयर निमोनिया था, वहाँ पे यूज हो रहे थे। स्वेयर सेप्सिस या शॉक के अंदर, ऑफ्थेल्मोलॉजी में यूवेइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर यूज होते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म भी है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास वेट गेन, इंक्रीज एपेटाइट, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, एक्ने, फ्लूइड रिटेंशन और गैस्ट्रिक इरिटेशन आते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर जो साइड इफेक्ट आते हैं उसको हम कुशिंग्स से याद करते हैं, कैटरेक्ट। उसके बाद हमारे पास यू से अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स। फिर हमारे पास एस से स्किन थिनिंग। फिर उससे हमारे पास आई से इन्फेक्शन आते हैं। इन्फेक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि हम इम्यून सप्रेशन करते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन। एन से एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमरल हेड। और फिर उसके बाद IN और जी से हमारे पास ग्लूकोज, यूरिया, या फिर साथ में हमारे पास जो है वो ग्लाकोमा वगैरह होता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। कुशिनॉइड अपीयरेंस हो जाती है जो पेशेंट क्रोनिक स्टेरॉइड्स लेते हैं उनकी, डिप्रेशन, साइकोसिस, कॉग्निटिव चेंजेस, इन्फेक्शन, स्किन थिनिंग, मसल वीकनेस, स्टेरॉइड में कैटरेक्ट, ग्लाकोमा, हाइपरटेंशन होती है उन पेशेंट को। पेप्टिक अल्सर या एड्रेनल सप्रेशन, क्योंकि SGH को बाहर से जो एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स जो देते हैं हम वो ब्रेन को मैसेज देते हैं तो SGH बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो एड्रेनल सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये प्यारी सी आंटी जिनके जो हमारे पास फेस के ऊपर ये रैश है, इसको हम मैलर रैश कहते हैं। एबनॉर्मलिटीज क्या है? मैलर रैश। डायग्नोसिस क्या है? इसके अलावा इन्होंने हमारे पास बताया फीवर, अल्सर्जिया, फोटोसेंसिटिविटी। 13 ईयर ओल्ड, ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है SLE की। डायग्नोसिस इसका सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है। 2 कॉम्प्लिकेशन रीनल हो सकती है, रीनल फेलियर, हेपेटाइटिस, हेमोलिसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास क्या है? ANA, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA। SLE के क्राइटेरिया हमारे पास हमें पूरे करने होते हैं। अगर हम पुराने वाला क्राइटेरिया पूरे करें तो इसमें हमें 4 क्राइटेरिया चाहिए SLE को डायग्नोस करने के लिए, और अगर नए वाला क्राइटेरिया करें तो उसमें 10 पॉइंट चाहिए हमें कम से कम। सीरोसाइटिस और अल्सर, सो ब्रेन एमडी का है सीरोसाइटिस और अल्सर, आर्थराइटिस, फोटोसेंसिटिविटी, B से ब्लड डिसऑर्डर, रीनल इम्पेयरमेंट, रीनल डिसऑर्डर, ANA, इम्यूनोलॉजिकल, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA, एंटीस्मिथ, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं, न्यूरोलॉजिक, साइकोसिस, सीजर्स वगैरह, मैलर रैश, डिस्कॉइड रैश। ये हमारे पास 11 क्राइटेरिया हैं, जिसके बाद हमें इनमें से 4 मिल जाएं तो हम डायग्नोस करते हैं। और दूसरा जो है उसमें हमारे पास ANA के साथ 10 पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास, तब हम किसी को SLE डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे वो कौन से क्राइटेरियाज हैं? ही इज अ रैश फॉन्ड, हीमेटोलॉजिकल साइटोपेनियाज या हेमोलिसिस हो रही है, इफ्यूजन, सीरोसाइटिस या प्लूरल पेरिकार्डियल कहीं पे भी इफ्यूजन हो रही है, सीजर्स हो रहे हैं, एलोपेशिया, रीनल डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, स्किन मैनिफेस्टेशन आ रही है, मैलर रैश, डिस्कॉइड रैश, क्यूटेनियस रैश, हाई फीवर हो रहा है, पॉजिटिव डबल स्ट्रैंडेड DNA है, स्मिथ एंटीबॉडीज हैं, और अल्सर हैं, न्यूरो में डिलीरियम साइकोसिस, सीजर्स हैं, और डिक्रीज्ड कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ही इज अ रैश फॉन्ड, हीमेटोलॉजिकल, इफ्यूजन, सीजर्स, एलोपेशिया, रीनल, आर्थराइटिस, स्किन, हाई फीवर, पॉजिटिव डबल स्ट्रैंडेड DNA, एंटीस्मिथ एंटीबॉडीज, और अल्सर, न्यूरो और डिक्रीज्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशन नंबर 6। इसके अंदर हमने बताना है कि 4 फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग, ये हमें पता है कि राइब के फॉर्मूला से हमने याद की होती है, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पाइरोसिनामाइड, इथेम्बुटोल। 2 साइड इफेक्ट ऑफ एनी 3 ड्रग्स, आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हाइपेटोटॉक्सिसिटी कर सकती है, रिफेम्पिसिन हेपेटोटॉक्सिसिटी, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर सकती है, इथेम्बुटोल के मोस्टली जो है वो ई से इथेम्बुटोल ई से आए के आते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, पाइरोसिनामाइड हेपेटोटॉक्सिसिटी और हाइपरयूरिसीमिया कर सकती है। अब इसकी डिटेल्स पे चलता है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स के अंदर हमारे पास आइसोनियाजिड आ जाती है। आइसोनियाजिड माइकोलिक एसिड जो कि माइकोबैक्टीरियल की सेल वॉल के अंदर होता है, उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से टीबी आगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रोलिफरेट नहीं कर सकेगा। इसका साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, LFTs रेंज हो जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, इसको ओवरकम करने के लिए B6 आ देते हैं, रैश, हेमोलिसिस और ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। इसके अलावा हमारे पास दूसरी ड्रग है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास
इनहिबिट करती है बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को, जिसकी वजह से इसका आरएनए नहीं बनेगा और फिर हमारे पास डिवीजन नहीं होगी। ये भी हेपेटोटॉक्सिसिटी, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट टेयर, सारे बॉडी फ्लूइड ऑरेंज रेड कलर के हो जाते हैं और ये ड्रग इंटरेक्शंस रखती है। इसके बाद हमारे पास और ये पेशेंट को बताना है कि ऑरेंज रेड एक्सक्रीशन आएंगी। पायरोसिनामाइड जो है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये हमारे पास माइकोबैक्टीरियम के सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है और उसको मैक्रोफेजेस के अंदर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी हाइपरयूरिसीमिया, आर्थ्रैल्जिया, मायल्जिया, फोटोसेंसिटिविटी, रैश करती है। इथैम्ब्यूटोल की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये आर्बिनोसाइल ट्रांसफेरेज को ब्लॉक करती है, जिससे सेल वॉल नहीं बनती। ये इथैम्ब्यूटोल आई और आई से आई के ई से आई और ई से आई के मैनिफेस्टेशन आएंगी, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ रेड ग्रीन कलर विजन, विजुअल एक्विटी की चेंजेस आएंगी। ड्रग की डिस्कंटिन्यूएशन पे ये रिवर्स हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और रैश कर सकती है। इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये लेस कॉमनली यूज होती है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये माइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ये इनहिबिट करती है हमारे पास 30S राइबोसोम को। और की साइड इफेक्ट इसके ऑटोटॉक्सिसिटी आते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। तो कॉमनली साइड इफेक्ट जो आते हैं वो हेपेटोटॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेड ब्लड सिक्रीशन, ऑप्टिक न्यूराइटिस, गाउट, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी।